हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन की जब बात करेंगे तो हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। वही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसमें हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं कि ए जो है कुछ प्रोडक्ट बनाता है एस एक्स, ठीक है। ए रिएक्शन के बाद एक्स प्रोडक्ट बनाता है। ये एक कैसी रिएक्शन है जिस मतलब एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे पावर एन रख देंगे। एन इज द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। एन रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये कोफिशिएंट होगा और एन को क्या कह देंगे? यहाँ पे बेसिकली एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर इसमें एक ए कुछ रिएक्शन करके के रेट कांस्टेंट से एक्स बनाता है तो हम उसको क्या कर देंगे? उसको हम इस रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख देंगे, ठीक है। इस रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, ये तो हम जानते ही हैं, इक्वल रेट कांस्टेंट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट का कितनी दर से या कितनी स्पीड से क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है और वो एक्स बनता जा रहा है, तो रेट इसके बराबर भी होता है, ठीक है। अब इसमें एक और लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंजम्पशन। कैसे पता चलेगा? नेगेटिव साइन होगा उसके साथ कि कोई भी चीज है वो कम हो रही है, ठीक है। अब जब फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम के साथ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, मतलब एक ही स्टेप में हो जा रही, तभी हम इसका एन की वैल्यू 1 रख सकते हैं। वैसे ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ए के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये ए क्या है? रिएक्टेंट, एक्स प्रोडक्ट। अगर हम इसके अलावा कोई और रिएक्शन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ए प्लस 2b गिव्स 4d, नहीं 3c है, 3c लिख देते हैं, 3c प्लस डी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में पूरी जो हमारा रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम रेट लॉ इक्वेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे अब कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर 2, ठीक है। कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट जो होगा पावर में जाएगा, वो पावर में ऑर्डर दैट पर्टिकुलर
रिएक्टेंट बता रहा होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसकी 1 है इसकी 2 है तो 3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके साथ वेरी भी करता है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें क्या, पर मोल या पर यूनिट के हिसाब से रेट, तो इसी में हम क्या लिख लेंगे, ये भी पर मोल या पर यूनिट के हिसाब से ही है, ठीक है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है, माइनस डी ए बाय डी टी, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था। फिर हम बी की बात करेंगे तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को हम ऐसे लिख देंगे, जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, ठीक है। फिर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/3 रेट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस डी 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 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेट हमेशा इसके बराबर होगा, ये होगा इसके पूरे बराबर होगा, पूरे के बराबर होगा, मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे एज इट इज इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट एज इट इज इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। अगर कभी ऐसा होता है, हमसे पूछ लिया जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बता दो, फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, नहीं कंजम्पशन ऑफ, चलो फॉर्मेशन ऑफ सी लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बता दो। तो कैसे करेंगे, तो हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताने के लिए हमारे पास क्या होगा, रेट या तो गिवन होगा इज इक्वल टू के गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, या तो ऐसा होगा इज इक्वल टू -1/3 डी सी प्लस होगा डी सी बाय डी टी। अगर हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है तो हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है डी सी बाई डी टी की, ठीक है, केवल डी सी बाई डी सी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम केवल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इन सब में से, ठीक है, हमें ये गिवन हो तो भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गिवन हो तो भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गिवन हो तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी चाहिए तो डी सी बाय डी टी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर बोला जाए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं तो इसको डायरेक्टली रेट के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अगर बोल दिया जाए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, इसमें कोफिशिएंट है तो केवल इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और टू का जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गिवन है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन कंजम्पशन ऑफ बी या डिफॉर्मेशन ऑफ बी। अब बी की बात कर रहे हैं तो कितना बी क्या होगा, रेट इज इक्वल टू -1/3 डी बी, 1/2 है, 1/2 डी बी बाय डी टी, ठीक है। तो हम केवल ये जानना चाहते हैं, केवल ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, पहले हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसके बाद हम अगर हमें रेट गिवन है तो उसके हिसाब से बात करेंगे, अगर हमें किसी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में बात करेंगे, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया है तो कुछ भी दिया है उससे हम कोरिलेट करके रेट एक्सप्रेशन में रखेंगे। रेट एक्सप्रेशन इस तरह का होगा हमारा, और उसमें हम जो जिस चीज की नीड होगी उसका हम रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इस हम किसी भी रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज ये भी देख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है।
अगर इसके बारे में बात करी जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर इसी तरह को हम इससे रिलेट करें तो क्या करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ चेंज चेंज नहीं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये कह सकते हैं सर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स। फॉर्मेशन ऑफ एक्स का जो रेट है उसके रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, एन अपॉन वी। तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। एन जो है मोल को रिप्रेजेंट करेगा, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम हमारा काम कर रहा होगा उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो मेन चीज हमारी ये था, मोटिव ये समझना किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की हम जो भी है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके हिसाब से हम उसका रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब रेट की बात करेंगे तो रेट को हम ऐसे लिख रहे हैं तो रेट में इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलरली जैसे बी का कंजम्पशन देखेंगे तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम केवल ये निकाल रहे होंगे, 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 तो हम कोफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट को इन्वॉल्व इनके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम रेट की बात कर रहे होंगे तब हम कोफिशिएंट इन्वॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट, यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट। ठीक है, 2 इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम सी की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इंटू रेट। ठीक है, 3 इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम डी की बात करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो होप सो ये समझ में आया होगा। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर में थोड़ा डेरिवेशन है, आपको आना चाहिए, उसकी हाफ लाइफ आनी चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रल एक्सप्रेशन जो होता है उसका वो आना चाहिए, और साथ में इसका जो इंटीग्रल रिएक्शन रेट है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। अब जो हमारा मेन मोटिव है वो जीरो ऑर्डर समझना। ठीक है, जीरो ऑर्डर समझने के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस चैप्टर में जो हम लोगों को 12th लेवल पे पढ़ना है वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन आपको क्योंकि हम इस पर्पज से केवल नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल 12th वाले को समझ में आए, उससे थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो तो आपको समझ में आए, CUT वगैरह आप अगर करेंगे तो उसमें भी चीजें आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो जीरो रिएक्शन की बात करेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे चेंज नहीं करेगा विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए कह दिया गया कि हम अगर ए से बी बना रहे हैं तो हम ए के साथ कुछ भी कर लें, एक को 2 गुना कर लें, एक को 3 गुना कर लें, एक को हाफ कर दें, ऐसा हम कुछ भी ए के साथ करें हमारे पास बी बनेगा और बी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और बी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम ले लेंगे।
ठीक है, तो इसके अगर डेफिनेशन लिखनी है तो थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना चाहे तो इलेबोरेट कर दें, स्मॉलेस्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट या डज नॉट चेंज विथ change in concentration of reactant. Rate of reaction does not changes with change in concentration of reactant. रिएक्टेंट के साथ हम कुछ भी करते चले, हमारा जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, और जो विशेषता है उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, जीरो ऑर्डर को समझने के लिए, जैसे कोई ए प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, उससे हमारा प्रोडक्ट पी बन रहा है, ठीक है। ए के साथ हमने कुछ किया, हमने टेम्परेचर चेंज किया या कुछ किया, ठीक है, प्रेशर उसको दिया, टेम्परेचर चेंज किया या उसको लिक्विफाई कर दिया, कुछ भी किया, तो जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो पी बन रहा है। इनिशियल में मतलब जब हमने स्टार्ट किया था, शुरू में जब कोई टाइम हमने नोट नहीं किया था, मतलब अब से हम रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो ए की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, ए थी, ठीक, या फिर कह सकते हैं ए इतने अमाउंट में था और पी हमारे पास सब कुछ नहीं था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, T1 ले लिया, थोड़े टाइम के बाद टाइम चेंज हो गया, तो ए जो है वो कुछ अमाउंट में घट गया, ए जो है वो कुछ अमाउंट में घट गया, या एक्स मान लिया, एक्स अमाउंट में घट गया, ठीक है, और ये एक्स बन गया। या फिर कह सकते हैं कि ये क्या था, ए रहने देते हैं, ये 10 था, और जब ये 10 था तब यहाँ पे पी कुछ बना नहीं था, अब ये 9 हो गया और ये 1 बन गया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एक से कुछ अमाउंट घट गई, जितनी अमाउंट घटी एट की उतना ही पी हमने बना दिया, कुछ भी यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रहा, कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी के दिमाग में आ जाए कि हमेशा चीजें वेस्ट हो जाती हैं। हम एक जैसे एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो आप देखते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाती है, अगर आप अपनी लैब में गए होंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लास्ट में देखते हैं हर टेस्ट ट्यूब में एक आध बूंद रह जाती है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हम अगर ड्रॉपर की हेल्प से बहुत बहुत अच्छे से हर चीज कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हमारा एग्जैक्ट नहीं आ पाता, तो वो सारी कंडीशंस होती हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ हम आसपास अगर वैल्यू आ रही है उस चीज की, जैसे टेम्परेचर हमने कंसिडर नहीं किया, या फिर हम एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसको कंसिडर नहीं किया, अगर हम हीट दे रहे हैं वो कंसिडर नहीं किया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो बहुत माइनर चेंजेस होंगे, कहीं कहीं बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत जो बच्चे कर रहे होते हैं 12th में, उसमें माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो माइनर चेंजेस को हम इग्नोर कर देते हैं। हमने कहा जितना हमने ए लिया, जब हमने शुरू में देखा जितना ए था उससे पी कुछ नहीं मिला था हमें, ठीक है। जैसे ही हमारी रिएक्शन शुरू हुई, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ए से कुछ अमाउंट कम हो गया, वो अमाउंट जितना था वो पी बन गया, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन थी। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग या लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक्स इज द अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड रिएक्टेंट बोल सकते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। एक्स जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ए माइनस एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, ठीक है।
ये कर लिया हम लोगों ने। अगर हम इसकी रेट लिखें तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0 लिखेंगे, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट भी के नॉट ले लेंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाय डी टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो जो हम देखेंगे के नॉट को क्या कंसिडर कर लेंगे? रेट कांस्टेंट एट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर पे इसका रेट कांस्टेंट, इसलिए इसको के नॉट बोल दिया है बस, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी ए जो होगा, ए की पावर 0 है। ए की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? किस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कि एक ही कंसंट्रेशन पे जो हमारा रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो हमने रेट चेंज कर करके देखे, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। हमने इसको दुगना किया, हमने इसको तिगुना किया, हमने 4 गुना किया, मतलब पहले ए लिया, इससे बना कुछ टाइम बाद एक्स बन गया। फिर हमने क्या लिया? 2a लिया। इनिशियली 0p बन रहा था, बाद में हमारा 2a माइनस एक्स बना, फिर से ये x बन गया। फिर हमने 3a लिया, 3a लेने के बाद जब कुछ टाइम हुआ तो 3x माइनस एक्स बना, और ये फिर से ये x बन गया। तो हम कुछ भी कर रहे हैं a के साथ, हमारा a क्या है, हमारा प्रोडक्ट है वो वैसा ही बन रहा है जैसा शुरू में बना था, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम इस रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के नॉट लिख देंगे। के नॉट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये लिख लिया। टाइम के साथ चेंज हुआ ए में तो वो क्या बना? आर, रेट को आर लिख सकते हैं। के नॉट इज इक्वल टू क्या है? माइनस डी, जो ये लेफ्ट ओवर बचा है, लेफ्ट ओवर क्या है? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। ये कर दिया, ठीक है। ये कर दिया, माइनस साइन लगा है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोगों ने देखा इसको माइनस डी ए बाय डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसको ओपन करके यहाँ लिख दिया। ओपन करके लिखने के बाद हमने क्या देखा? ये इज इक्वल टू के नॉट तो है ही, और हम ये देख रहे हैं इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। एक्स चेंज कर रहा है, ठीक है। ये एक्स चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज देखा हम लोगों ने, यहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन जो ए है वो हमेशा सेम रहेगा फॉर ऑल रिएक्शन, ठीक है। ए जो है हमेशा सेम रहेगा फॉर ऑल रिएक्शन। जब ए सेम रहेगा तो डी ए बाय डी टी क्या है? 0 मान लेंगे। तो यहां हम ये लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के नॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? के नॉट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? के नॉट टी, ठीक है, के नॉट टी आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और डी टी की जगह टी आ जाएगा, और एक्स की डी एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, के नॉट टी इज इक्वल टू एक्स।
तो x इज इक्वल टू के नॉट टी के बराबर है, मतलब t चेंज करेगा x के साथ के नॉट किसके, t के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज करता जाएगा t के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे रिएक्शन इंटीग्रल रिएक्शन आई, ये जो आया ये क्या है, इंटीग्रल रिएक्शन आई, वो क्या आई, ये नोट कर लो, 1 मिनट टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, यहां तक पहुंच जाओ, ये लिख के पहुंच जाओ। ठीक है, इंटीग्रल लॉ इंटीग्रेटेड रेट या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमें मिल गई एक तरह की। ठीक है, तो x इज इक्वल टू के नॉट टी मिल गया, ये हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कोई कहेगा इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स नहीं ली, तो हम लिख सकते हैं 0 से t, 0 से x, ऐसे इंटीग्रेट आप डायरेक्ट कर लेना। के नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, dt का इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, t लोअर लिमिट 0 है, हायर लिमिट t है, तो t माइनस 0 करेंगे तो t ही आ जाएगा। यहाँ पे dx का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, लोअर लिमिट 0 है, हायर लिमिट x है, तो x माइनस 0 करेंगे तो x आएगा। ठीक है, इतना आपको आता होगा, 12th में हैं आप लोग, नहीं आता तो एक बार मैथ चेक कर लेना अपनी, और ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत कम जगह डेरिवेशन आती है, आपके बोर्ड में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। तो होप सो नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कर देते हैं हम। इंटीग्रल किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ के नॉट डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये किया, 0 से x लिमिट इसकी है, 0 से मतलब इनिशियली 0 से t, इसको t मान लेते t टाइम के बाद। ठीक है, और x पहले 0 था, 0 से x तक बन गया, तो यहाँ के नॉट क्या है, हमारा कांस्टेंट, ये क्या है, डी टी टी बन जाएगा, इंटीग्रल कर रहे हैं तो 0 से t आ जाएगा, ये क्या है, x हो जाएगा 0 से x, तो के नॉट इज इक्वल टू टी माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो के नॉट टी इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, बस ये इस तरह से है। होप सो नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो जीरो ऑर्डर आज फिनिश करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोगों ने निकाली है वो क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वो क्या है, के नॉट टी, मतलब टी को टाइम को रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना भी टाइम ले लें हम रिएक्शन के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्स ही बन रहा होगा। ठीक है, एक्स ही बन रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये उल्टी लिखी है, तो उनके लिए सीधी लिख लेते हैं, ऐसे लिख, एक्स ही बन रहा होगा जब हम कितना भी टाइम चेंज करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ मतलब जब हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन मान लो 100 घंटे में पूरी हो रही है, ठीक है, या कह सकते हैं 2 दिन में पूरी हो रही है, तो टी हाफ क्या होगा, 1 दिन में क्या होगा उसके साथ, या फिर कह सकते हैं 50 मिनट में हो रही है तो 25 मिनट में उसके साथ क्या होगा, ऐसा। तो हाफ की बात करी जाए तो ये टाइम ऐसा है, टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट वो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वो अपनी वैल्यू से रिड्यूस कर सकते
जाता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से। तो जब हमारा ए जो है पी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इनिशियली क्या था, 0 था हमारे पास टाइम, और ये ए था, और ये 0 होगा। कुछ टाइम हमने देखा टी हाफ पे क्या हुआ, ये अपना हाफ हो गया और ये भी हाफ बन गया। इसी तरह तो होगा, ठीक है, जितना था उसका एग्जैक्टली हाफ हो गया प्रोडक्ट। जितना हमारे पास रिएक्टेंट है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यही पूरा हम रख देंगे अपनी इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे। हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, एक्स जो है, या कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है हमारा, उसकी वैल्यू आ गई है ए, इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी। ठीक है, अब हमने टी को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उसको हम टी हाफ, टी इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, के नॉट टी इज इक्वल टू एक्स। अब क्या किया हम लोगों ने कि जो प्रोडक्ट है सबकी वैल्यू रखी, रिएक्टेंट की वैल्यू रखी, प्रोडक्ट की वैल्यू रखी। रिएक्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो हम प्रोडक्ट की वैल्यू रखेंगे, के नॉट टी। टी क्या है, टी हमारा हाफ हो चुका है, टी हाफ लगते हैं, इज इक्वल टू ए बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू ए बाय टू। अब हम आगे लिखते हैं, अब हमें टी हाफ चाहिए, टी हाफ चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड अकेला कर लिया, बाकी सब कुछ इधर भेज दिया, ए बाय टू के नॉट। तो हाफ टी हाफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू concentration of reactant divided by 2 k naught divided by 2 into rate constant of the reaction। ठीक है, इसी तरह से क्वार्टर लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं। क्वार्टर लाइफ टाइम में क्या होगा, सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 25% रिएक्शन बचेगी हमारी, मतलब इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो टी 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी क्वार्टर लाइफ होगी। टी 1/4 हो जाएगा तो ये भी A4 हो जाएगा, ये भी A4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली डबल हो जाएगा अपना टी हाफ का, जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3A/4 के नॉट। तो इस तरह से क्वार्टर लाइफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ टाइम, तो अगर हम ये कहें कि कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन टी 100%, मतलब जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तब क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा तो A/K0 हो जाएगा। इस तरह से ये समझ सकते हैं। तो टी हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी टी हाफ की रिएक्शन इक्वेशन, और ये क्वार्टर लाइफ की है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लिखना चाहे साइड में लिख लीजिए। ये अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू A/2 के नॉट। रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग देख चुके थे, नहीं याद आ रहा, तो रेट इज इक्वल टू के नॉट, ए की पावर 0 थी तो वो ए की पावर 0 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये रेट इज इक्वल टू के नॉट। इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी, टी हाफ इज इक्वल टू A/2 के नॉट। ठीक है, ऐसे टी अगर टी 75% बोल दिया गया, या फिर बोल दिया गया टी 1/4 इज इक्वल टू, मतलब 25% बची है, 75% कंज्यूम हो चुकी है, वो कितना हो जाएगा, 3/4 A/K0।
बस ये ध्यान करने की पर्पज से है और इसमें कुछ नहीं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन के नॉट। ये बस ध्यान रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू दी होंगी, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के नॉट के बराबर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट की यूनिट क्या होगी, रेट की यूनिट के नॉट के बराबर होगी, और के नॉट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो के की जो यूनिट होती है वो होती है कंसंट्रेशन, के नॉट कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, ये होती है। ठीक है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल, कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, 1 - 0 टाइम की ऐसा यूनिट, सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, या तो ये देख लेंगे या फिर हम ये देख लेंगे टी हाफ क्या है। ठीक है, या फिर अगर हमें कुछ नहीं गिवन होगा, के नॉट गिवन होगा, तो हम ये देख लेंगे के नॉट की यूनिट जो है वो रेट के यूनिट के बराबर है ना। अगर ऐसा है तो हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो तीन तरह से चेक कर सकते हैं, के नॉट की वैल्यू रेट के बराबर होगी, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या फिर टी हाफ गिवन होगा, या रेट इज इक्वल टू के नॉट के बराबर दिया होगा। जब रेट इज इक्वल टू के नॉट के बराबर दिया होगा तो हम यूनिट देख लेंगे। ठीक है, नहीं यूनिट दिया होगा तो अगर ये साफ साफ लिखा है तो जीरो ऑर्डर, ऐसा लिखा है तो जीरो ऑर्डर। अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन है, हमें और डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं, तो हम रेट की यूनिट देखेंगे, रेट की यूनिट अगर ये है तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमारी रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होगी। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर खत्म हो चुका है। अगर ग्राफ के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो हम ग्राफ भी देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं टी 100 इज इक्वल टू ए अपॉन के नॉट। ये हमें ग्राफ की जरूरत होगी, तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट में कुछ भी गिवन होगा। तो अगर ग्राफ की बात की जाए, बस 5 मिनट और, ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, एक्स एंड टी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसको एज ट्रीट करेंगे एज अ लीनियर इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। जब इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हमें कांस्टेंट अलग से नहीं दिख रहा, कांस्टेंट अलग से नहीं दे रहा, तो जीरो से शुरू होगा। ठीक है, और ऐसे चला जाएगा, पॉजिटिव है, के नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो ये इस तरह से जो ग्राफ एक्स वर्सेस टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो इस तरह होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड ग्राफ अगर हम देखेंगे, जहां पे हमें अगर चेंज देखने को मिल गया कि t वर्सेस x, तो हमारा t यहाँ होगा, x यहाँ। अगर ऐसा देखने को मिला t, तो ये जो स्लोप होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
टी को y मान लेते हैं और x अपॉन के नॉट हो जाएगा। तो जो हमारा स्लोप है वो 1/k0 है और वो पॉजिटिव है, तो इसमें स्लोप की वैल्यू 1/k0 होगी, इसमें स्लोप की वैल्यू k0 होगी। बस इतना फर्क है इन दोनों में। ठीक है, टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ देख लें, थर्ड ग्राफ। टी हाफ वर्सेस ए, तो ये है हमारी इक्वेशन टी हाफ वर्सेस ए। टी हाफ वर्सेस ए, तो ये वाई एक्सिस पे, तो वाई हमें दिख गया, ए है। अब ये क्या है, कुछ भी होगी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये भी ऐसा बनेगा और इसमें स्लोप की वैल्यू 1/2k0। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ आपको याद रखने हैं। अगर लॉग लिया जाता है, लॉग लिया जाता है तो लॉग लेने में, लॉग वाला नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग है और 2 रिएक्शन ऐसी बनती हैं जीरो ऑर्डर की जिसका ग्राफ समझना बाकी है, तो 10 मिनट मान लो उसके। तो होप सो इतनी चीजें समझ में आएंगी, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे आप समझ जाएंगे कि रेट जो है उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, के नॉट के बराबर है, 1/k0 के बराबर, 1/2k0 के बराबर। तो इस तरह के स्लोप दिख रहे हो, एक्स टी हो, टी एक्स हो, टी हाफ ए हो, तो ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट ग्राफ है, हम इस वाली इक्वेशन को लॉग में लेके कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉग भी समझना होगा कि किस तरह से ब्रेक हो गई इक्वेशन, तो वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने समझा, इसके क्वेश्चन भी इसके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।